increasing and decreasing function. In this topic, first we will describe increasing function. So as its name increasing, that means increasing. Okay. तो इंक्रीजिंग फंक्शन में इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसा इसका ग्राफ होता है, कैसे हम उसे पहचान सकते हैं, इस पर हम लोग अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस टाइप का एक ग्राफ बना है। ओके, सपोज दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट। ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे हम लोग? अ फंक्शन f of x is said to be increasing function if x1 is less than x2। हमारे पास हम देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू x2 से कम है, तो अगर x1 की वैल्यू x2 से कम है तो ये क्या इंप्लाइज करता था? f of x1 is also less than or equal to f of x2। ओके, और अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब जैसा ये इनइक्वालिटी दी गई है इसी के बिहाफ पे ये फंक्शन भी होना चाहिए। अब इस बात को अगर आपको ग्राफिकली समझना है तो हम लोग कैसे समझेंगे? आप देखो, कल मैंने आपको बताया था कि नंबर में और यहाँ पर 5 लेंगे। ओके, तो 0 मतलब ये पूरा, तो 1 और 5 पर कोई भी एक फंक्शन हमने सपोज y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये एक हमने फंक्शन ले लिया। ओके, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 को जब आप प्लॉट करोगे, या सिंपल हम y इज इक्वल टू x ले लेते हैं, ये सबसे आसान है समझने के लिए कि y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी ऐसे ही। तो x इज इक्वल टू 1 पर जब आएंगे तो ये पॉइंट होगा, और x इज इक्वल टू 5 पर आएंगे तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि x1 इज लेस देन x2, यानी कि x1 का मान x2 के मान से कम है। x1 इज लेस देन x2, तो फिर अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें ये कंडीशन लानी होगी, f of x1 is less than and equal to f of x2। अगर x1 x2 से छोटा है तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू भी आपस में रिस्पेक्टिवली उसी नेचर में चलेंगी। हाँ, क्या बनना चाहिए? इक्वल टू 1 मिलेगा, तो 5 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो आप ध्यान से देखो कि जो 1 है वो 5 से छोटा है हमारा। ओके, यानी कि अगर पॉइंट कम है तो उन पर वैल्यू भी कम आ रही है, यानी कि है वो इस वाले पॉइंट से नीचे होने का मतलब कि कम है। तो इस टाइप के हैं, उनको ही हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यानी कि वैल्यू भी कम होगी, ज्यादा वाले पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा होगी। बस आपको ये याद रखना, ठीक है। तरीका ये नॉर्मल मेथड है, अभी डिफरेंशिएशन का मेथड लगाना बाकी है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, बताया था आपको। ओके, पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो अगर x1 x2 से छोटी भी होती है रिस्पेक्टिवली, इसी बात में हम ये मेंशन कर दें x हो जाएगा 1 भी f of x2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, बस ये ध्यान देना है कि वो रिजल्ट हमारा कैसा चल रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने x1 को x2 से छोटा लिया हुआ है, कल शायद जो मैंने लिया था उसमें इस चीज को उल्टा किया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं मत होना। ये आज मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग से आप देख के इस टॉपिक को पूरा लिखेंगे। ओके, ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर आती है बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, एक दफा इन पर डालते हैं। ओके, लेट्स सी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन में अभी आप देखो यहाँ पर ये ग्राफ कांस्टेंट भी हो गया बीच में आकर के, मतलब ये इसमें ग्रोथ रुक गई है। जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा हमारा, मतलब बढ़ता ही रहेगा, वो बीच में कहीं पर अपने नेचर को पॉज भी कर सकता है, फिक्स हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर ग्रोथ कर सकता है। जैसे आप देखो तो पहले इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है,
फिर यहाँ से यहाँ तक आते हुए वो कांस्टेंट हो गया और फिर उसने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो ये वो फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, स्ट्रिक्टली का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं बेटा कंटिन्यूसली। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक फ्लो में जाएगा बढ़ता हुआ। ओके, तो ये वाले पॉइंट पे सपोज आपने इसको ले लिया x1, ये वाला पॉइंट सपोज हम ले लेते हैं x2, तो यहाँ पर आप फिर से देखो x1 इज लेस देन x2 है, तो इस सिचुएशन में क्या इंप्लाइज करेगा बेटा, f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से कम आएगा। अब आप ये मत सोचना कि ये वाले बॉक्स में लिखी हुई इनइक्वालिटी लिखी हुई बात ये वाले बॉक्स में लिखी हुई बात से सेम है, दोनों में फर्क है। यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, इक्वालिटी का भी सिंबल है, दैट मीन्स f ऑफ x1 may be equal to f of x2, but in this condition regarding this inequality the function implies for this condition. Okay, x1 is less than x2, then definitely f of x1 will be less than to f of x2, ये कंडीशन है, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन को। ओके, अभी ये तो ग्राफिकली बात हो रही है, जब आप क्वेश्चन करोगे, जब वहां डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करेंगे तो आपको चीजें और क्लियरली समझ आएंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद बात आती है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बेटा, देखो बिल्कुल इसी के उल्टा ले लेते हैं, जैसे ये मान लो लिया हमने इस तरीके से बना लिया। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, x1 की वैल्यू x2 से तो कम है, x1 इज लेस देन x2। ओके, सिचुएशन सब में वही चल रही है, आप ध्यान से देखो, सब में मैंने एक ही बात ले रखी है कि x1 इज लेस देन x2, तो ये कंडीशन है। फिर यहाँ पर भी x1 इज लेस देन x2, यहाँ पर क्या होगा, x1 इज लेस देन x2 होगा, बट f of x1 may be greater than or equal to f of x2। ओके, देखो x1 का पॉइंट छोटा है, कम है, लेकिन इस पर फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू ज्यादा है x1 पर x2 के रिस्पेक्ट में, ये x2 का पॉइंट है और ये x1 का पॉइंट है। ओके, तो x1 पे y की वैल्यू यहाँ पे ये y1 और x2 पे y की वैल्यू कितनी है, ये y2। तो देखो x1 छोटा था तो y1 बड़ा आ रहा था, तो x2 बड़ा है लेकिन y2 की वैल्यू कम आ रही, अपोजिट आ रही, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। डिक्रीजिंग के केस में इक्वलिटी चलती है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसी के नीचे बना लेते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, सीधा सीधा ग्राफ डाउनवर्ड होने लगेगा। ओके, ये सिचुएशन और ये, तो यानी कि ये x1 है, ये x2 है, x1 इज लेस देन x2 है, तो ये इंप्लाइज करेगा f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ओके, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके बेटा, हम लोगों ने 4 ग्राफ बनाए, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया, एक डिक्रीजिंग बनाया और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाया, 4 फंक्शन बनाए। इन चारों फंक्शन के नेचर के बाद एक आता है टॉपिक मोनोटोनिसिटी का। ओके, इसमें से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी इसको यूट्यूब पर अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा, जैसा मैंने पिछले लास्ट टाइम पे आपको वीडियोस का भेजा था। ओके, तो डोंट वरी। चलिए एक हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं इसी पर, उससे आपको बात और क्लियरली समझ आएगी कि हमारा फंक्शन कैसा है। मैं क्या हटा रहा हूँ अब, लेट्स सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, so that the function f of x is equal to x square is strictly increasing function in 0 to इनफाइनाइट। ओके बेटा, एक हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है 0 to इनफाइनाइट का, और इस इंटरवल में हमें बताना है कि जो हमारा फंक्शन होगा वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके,
तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये इंक्रीजिंग जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करेगा? क्या आप में से कोई जानकारी दे सकता है मुझे? बताइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट विच फंक्शन? टेल मी एनीवन। किसी ने भी नहीं पढ़ा लगता है 11th में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को जब हम स्केच करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा? 0 टू इन्फाइनाइट का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर सारे, ऑल पॉजिटिव। 0 टू इन्फाइनाइट का मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, ये मतलब होता है 0 टू इन्फाइनाइट का। तो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे चलेगी। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फिगर बनता है ऐसा। ओके, ये पूरा बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, लेकिन हमें कहाँ लेना है? 0 से इन्फाइनाइट तक। तो 0 से इन्फाइनाइट का मतलब ये 0 और इसके आगे पूरा। तो आप ध्यान से देखो तो फंक्शन का ग्राफ कैसा आ रहा है, जैसा पूछा गया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में। अगर आपको ग्राफ मालूम है तो हम डायरेक्टली ग्राफ से लिख सकते हैं, अगर ग्राफ नहीं मालूम है तो फिर हमें फंक्शन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन आपको दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स दिया था एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स वन निकालो एक्स वन का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स टू निकालो एक्स टू का स्क्वायर। हम लोगों ने दो बातें लिखी थी। क्या बातें लिखी थी भाई? पहली बात ये लिखी थी कि अगर एक्स वन एक्स टू से छोटा होगा तो एफ ऑफ एक्स वन भी एक्स2 से छोटा होगा। यही तो डेफिनेशन लिखी थी। क्या लिखा था हमने? द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी बात को वाइस वर्सा में लेके चलेंगे। वाइस वर्सा का मतलब हम इस स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे और ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, बिकॉज द फंक्शन इज गिवन हियर। हमें यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है तो हम लेकर के चलेंगे। नाउ टेक एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। डेफिनेशन को लिखे तो जवाब मिलेगा। देखो x1 का स्क्वायर इज लेस देन और ठीक है बेटा। तो जब ये कंडीशन हमें मिलेगी तो हम क्या लिखेंगे? x1 को उठा करके इसको इस तरफ कर लो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लेस देन 0 मिलेगा। अब इसे हम लोग दो बार लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, और ये हो गया लेस देन 0। दोनों को अलग अलग 0 कर लेते हैं हम लोग। ये एक इनइक्वालिटी हमारे पास बन गई, जिस हिसाब से ओके। चलिए आगे देखते हैं। और सॉरी, ये x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर हमने बना लिया। तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 बोथ आर लेस देन 0। इस कंडीशन को हटा लेते हैं क्योंकि अभी आपने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी होगी ज्यादा, तो हम इससे यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, चलो पूरे से देखो। x1 इज लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, x1 इज लेस देन x2, तो एक बार दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। x2 को मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x1। तो जब आप दोनों तरफ x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? देखो आप x1 का स्क्वायर इंटू x1 x2, इसको बना लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं x2 से। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x2। तो जब दोनों तरफ x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x1 x2 इज लेस देन और इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो देखो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो x1 x2 है हमारा वो x1 स्क्वायर से बड़ा है और x1 x2 जो है हमारा वो x2 स्क्वायर से छोटा है। ओके, तो ये दो बातें हमें यहाँ पे कंबाइंड रूप से मिल रही है कि x1 x2 एक बार हमारा x1 के स्क्वायर से
बड़ा है और x2 के स्क्वायर से छोटा है। तो जब इन दोनों को हम लोग एक साथ एसोसिएट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम ये बात लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट था और इसे बनाते हैं सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का इक्वेशंस को जब हम एसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलेगी, x1 का स्क्वायर इज लेस देन x1 x2 का स्क्वायर, और फिर ये बात कुछ ऐसी हम एक साथ एसोसिएट करके लिख सकते हैं कि जो x1 का स्क्वायर है वो x1 x2 से छोटा है, लेकिन x1 x2 जो वो x2 के स्क्वायर से छोटा है। यानी कि कुछ इस टाइप की कंडीशन है। देखो अगर आप ये लिखते हो कि 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो इस वाली इनइक्वालिटी से हम ये भी तो रिजल्ट लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन 3 के फॉर्म। भाई ये भी तो ही रिजल्ट है हमारे पास, और हमें क्या प्रूव करना है कि x1 का अगर x1 इज लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 होना चाहिए, और f ऑफ x1 कितना है x1 स्क्वायर, f ऑफ x2 कितना है x2 स्क्वायर। तो इस पूरे रिजल्ट को करके क्या लिख सकते हैं, इस पूरे हम सिर्फ और सिर्फ कितना लिखेंगे जितने की हमें जरूरत है, x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये बात x1 का स्क्वायर देखो आप किसके इक्वल है, f ऑफ x1 के इक्वल, तो ये आ गया लेफ्ट x2, ये आपने प्रूव कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग लेके क्या चल रहे थे, हम लोग लेके चल रहे थे x1 इज लेस देन x2, और हमने क्या प्रूव किया, इज लेस देन f ऑफ x2, यानी कि जो दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर आपको प्रेशर और देन वी विल यूज दिस मेथड, आइदर वी कैन जनरली prove this by using graph of that function, but it is not easy to make a graph of every function. This function is an standard function, so that's why we are making here graph. Suppose if any normal function and ordinary function is given, then firstly you have to make their graph by using graphically method, putting the value of x and obtaining the value of y, then sketch them, or we will use this method. Okay, now we are going to discuss the monotonicity of the function. तो monotonicity का मतलब होता है बेटा, ओके, मोनोटोनिसिटी का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो इंक्रीजिंग का नेचर भी रखे और डिक्रीजिंग का नेचर भी रखे, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। ओके, तो बेटा मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, कैपिटल R ऑफ रियल नंबर। ओके, ये मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया था वो ऐसा हम फिर से स्केच करेंगे, तो आप वो माइनस इंफिनिट से 0 का। ओके बेटा, हमें क्या बताना है, चेक करना है कि शो दैट को हटा देते हैं, तो थोड़ा सा मेंशन करेंगे हम लोग क्या, चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन। ओके, check the function this is increasing or decreasing, strictly increasing, strictly decreasing। ठीक है, रियल नंबर्स के सेट पर डिस्कशन करेंगे बेटा कि रियल नंबर के सेट पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर और भी अगर कोई नेचर है इसके पास। और भी नेचर का मतलब होता है, हो सकता है ये दोनों में से कोई भी नेचर ना रखता हो, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो सबसे पहले तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में चर्चा करते हैं। देखो मैं एक बार फिर से आपको तुरंत बता देता हूँ कि ये 4 फंक्शन होते हैं जो पैराबोला में स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो उसी सिचुएशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो पैराबोला में जिसकी डिग्री 1 होती है पैराबोला उसी तरफ ओपन होता है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उस पर
सॉरी उससे तो कोई मतलब ही नहीं होगा, सिर्फ पहचानने के लिए यही है कि y की डिग्री 1 है तो मतलब y की तरफ ओपन होगा, और y पॉजिटिव है तो ऊपर, y नेगेटिव है तो नीचे, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनेगा नीचे। ओके, देखो आप y है निगेटिव हो गया तो नीचे बन गया। ओके, इसी में अगर हमें बनाना हो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा बनेगा, और x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर तो ये बनेगा। ओके, ये चीजें हमारी बनती हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर के रिजल्ट में ऐसा चलेगा। ओके बेटा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा बन गया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर बना है। अब आप देखो माइनस इन्फाइनाइट से जीरो पर अगर हम बात करें तो ये फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से यहाँ था और ये इधर पे इधर आ गया। ओके, तो मतलब इस वाले सेक्शन में माइनस इन्फाइनाइट से जीरो में इन इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो f of x is strictly decreasing, strictly decreasing function। ओके, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरे वाले में क्या आ रहा है सर, इन इंटरवल अभी हम लोगों ने प्रूव किया था 0 to infinite f of x is strictly increasing function। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आधे टाइम जो आर का इंटरवल होता है वो आर का इंटरवल हमारा क्या होता है बेटा, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। ओके, ये आर का इंटरवल होता है। अब इस आर के इंटरवल को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, कैसा, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो का एक सेक्शन है और एक सेक्शन है हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट का, तो ये वाला 0 टू इन्फाइनाइट का। तो आप देखो कि कंप्लीट आर में आधे टाइम तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के नेचर को फॉलो कर रहा है और आधे टाइम ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के नेचर को फॉलो कर रहा है। तो जब आधा इंक्रीज हो रहा है आधा डिक्रीज हो रहा है, तो जब हम पूरे टोटल कैपिटल आर की बात करेंगे इन कैपिटल आर, तो कैपिटल आर में क्या लिख देंगे, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ओके, ये आ गया फंक्शन का नेचर। तो इस पूरे देखो सवाल दोनों एक ही थे, सिर्फ इंटरवल्स का फर्क था। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें इंटरवल्स का बहुत अहम रोल रहने वाला है कि कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या कौन से इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन दिया होगा और हमें इंटरवल्स निकालने होंगे। तो ये मैंने चार आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रखे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो इनके बिहाफ पे हमारा फंक्शन, अगर ग्राफ इनमें से कोई आता है तो आप बना सकते हो, और भी एक दो ग्राफ आप समझ सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ऐसा चलेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है तो वो ऐसा चलता है, अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है तो वो ऐसा चलता है। ये सब कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है हमारे, आपको आगे भी काम आएंगे, तो आगे भी वीडियोस में हम लोग इसे कवर करेंगे जैसे सिलेबस आगे चलता चलेगा। ओके, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। सेट टू बी मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल, ये इंटरवल फंक्शन हमारा फंक्शन कब कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन के पास दोनों में से कोई ना कोई एक नेचर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन मोनोटोनिक करता है, मोनोटोनिक फंक्शन का नाम है। तो कोई भी फंक्शन तो या तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। ये रुकी बात, इंटरवल की भी चर्चा हुई, जैसे a कॉमा b है मान लो, तो a कॉमा b को फंक्शन का नेचर होने ही चाहिए, इसके नेबरहुड पॉइंट्स पर ही फंक्शन का नेचर। ओके, मोनोटोनिसिटी के लिए कंडीशन भी होती है हमारे पास, नेसेसरी एंड सफिशिएंट NICIT। ओके बेटा, मतलब अब हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से चेक करेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन
नहीं है या है क्या? अभी आ रहा है, अभी आवाज आ रही है, वीडियो आ रहा है अभी? बोलो भाई। बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो थोड़ा बहुत अब नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है, इसमें दिक्कत हो जाती होगी, वाईफाई में थोड़ा नेटवर्क नहीं आता होगा। तो खैर अब लोग ये देखो देखो, तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का नेचर फॉलो करता है या नहीं करता है, इस बात के लिए हम लोग नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को पढ़ेंगे। नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है जो सबसे जरूरी कंडीशन होती है, और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है जिससे काम चल सकता है। ठीक है, दो चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नेसेसरी चीज है लाइफ के लिए, उसी तरीके से किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए कौन सा कंडीशन पड़ेगा, हम लोग वो यहाँ पर का मतलब, अब सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी खा के जिंदगी, तो रोटी सब्जी दाल चावल ये सफिशिएंट। ओके, लाइफ को बात करते हैं नेसेसरी चीज है, उसी तरीके से इस फंक्शन होगी फंक्शन के लिए एक बेटा। तो नेसेसरी कंडीशन हमारी, हम पहले उस पर बात करेंगे। नेसेसरी कंडीशन, तो देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा। पहला पॉइंट, लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस, लेट लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन, बी कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो ये क्लोज इंटरवल बना रहे हैं, जो कंटिन्यूटी का नेचर होता है वो हमेशा क्लोज इंटरवल के लिए होता है। ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंस ए कॉमा बी। ठीक, देखो दो नेचर की बात हो रही है, एक नेचर है कंटिन्यूअस और दूसरा नेचर है डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों अलग अलग क्यों लिखे बेटा? क्योंकि दो अलग अलग नेचर होते हैं। जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे ही होंगे, ये ट्रू है, मतलब थ्योरम है, आपको यह बात याद रखनी है। ऑल द डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर एज कंटिन्यूअस, but it is not necessary that all the continuous function is differentiable. It may be possible or not, दोनों ही बातें हो सकती है। मतलब जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, मतलब वो सब कंटिन्यूटी के रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है ऐसे कोई जरूरी बात नहीं है कि वो भी डिफरेंशिएबल हो। सारे कंटिन्यूअस फंक्शन में से कुछ सकते हैं और कुछ डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकते। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ये पहला स्टेटमेंट। अब इसमें दो क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, कि पहला पॉइंट, इसी में पहला पॉइंट हम लोग यहाँ ऊपर बढ़ा लेते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट आपको मेंशन करना है, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on close interval a comma b and increasing on a comma b, स्मॉल में लिखेंगे a comma b, then f dash x greater than 0 for all x belongs to a comma b। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या बनाई मैंने? इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन बनाई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो डेरिवेटिव आएगा वो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए हमारी। ओके, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा? दूसरी कंडीशन बनेगी कि एफ ऑफ एक्स
if f of x is strictly decreasing on interval a comma b, then f dash x is less than 0 for all x belongs to a comma b। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, f dash x जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 की कंडीशन पर होगा, और जो f dash x ग्रेटर देन 0 होगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होगी। तो इंक्रीजिंग मतलब ज्यादा और डिक्रीजिंग मतलब कम। आपको ये बात याद रखनी है, ये दोनों ही कंडीशन याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों कंडीशन पर हमारा क्वेश्चन अभी आगे बढ़ेगा। ओके, फिर सफिशिएंट कंडीशन में क्या है वो भी देख लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन बेटा बस इसी से मिलती जुलती है, आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। नेसेसरी कंडीशन की बात, सफिशिएंट कंडीशन की बात में क्या होगा, यही थ्योरम कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अगर ये वाली बात सही साबित हो रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यही वाली बात गलत साबित हो रही है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। मतलब जैसा लिखा है इसी का कन्वर्स रूल लगा देंगे। कन्वर्स रूल का मतलब जैसा अभी मैंने किया था, हम ये लेकर के चलेंगे और ए वाला नेचर प्रूव करेंगे। ओके, ये बात सबको क्लियर है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो फंक्शन मैंने ये फंक्शन में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में। आप देखो यहाँ इंटरवल फाइंड करना, फंक्शन दिया हुआ है। इसके पहले जो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन में आपको इंटरवल भी दिया था और फंक्शन भी दिया था। तो आपके जो सिलेबस में क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। आपको क्वेश्चन फंक्शन दिया जाएगा, मतलब ये फंक्शन आपको लिखा मिलेगा इस टाइप से, और आपको इस फंक्शन के लिए इंटरवल्स बताना है। मतलब x की कौन सी वैल्यू पर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और x की कौन सी वैल्यू पर ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, आपको ये बताना। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ी थी, उन्हीं कंडीशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले f ऑफ x जो दिया गया है उसको लिखते हैं, फिर f डैश x को लेंगे बेटा। f डैश x क्या होगा, माइनस का 2x और माइनस का 2 मिल जाएगा। ओके, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन अभी आपने पढ़ी, f डैश x मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो f डैश x का मतलब हो गया माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ से हम माइनस 2 को कॉमन करेंगे तो अंदर x प्लस 1 मिलेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो इनइक्वालिटी लिखी है उसके आगे माइनस का सिंबल आ रहा है। आपको पता है या नहीं पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ बात, कि जब कभी भी इनइक्वालिटी के आगे माइनस आता है और उसे हम प्लस में बदलते हैं, मतलब उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये इनइक्वालिटी सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन 0। माइनस का सिंबल हटाएंगे, ये वाला निशान बदल जाएगा। ये बात याद रखिए। मतलब जैसे मान लो अगर ये लिखा हो माइनस a इज लेस देन b लिखा हुआ है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हटाओगे तो इसको हमने a को प्लस किया, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी किया जाता है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये माइनस a इज लेस देन b लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन माइनस। ये बात याद रखेंगे। माइनस के नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे ये माइनस a इज लेस देन b था तो a इज ग्रेटर देन माइनस b बन गया। ओके, अब आगे माइक बंद करो बेटा, किसका चालू है। देखिए 2x प्लस 1 इज लेस देन 0 है हमारे पास, तो अब इसका मतलब x प्लस 1 लेस देन 0। तो बेटा x प्लस 1 लेस देन 0 का मतलब x इज लेस देन माइनस 1। x की वैल्यू माइनस 1 से कम होनी चाहिए। तो बताइए x की वैल्यू माइनस 1 से कम क्या हो जाएगी, माइनस 1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएगी। ओके, ये जो हमारा इंटरवल बन गया, ये इंटरवल बन गया फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब इसी में हमें निकालना है फॉर डिक्रीजिंग, तो फॉर डिक्रीजिंग के लिए लिख लेते हैं भाई, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जब हम इंटरवल लेंगे तो f डैश x इज लेस देन 0 लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 2x माइनस 2 लेस देन 0, माइनस 2 कॉमन करेंगे, फिर से
अब ये लेस देन 0 हो गया, अब माइनस से डिवाइड करोगे आप तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो x की वैल्यू -1 से ज्यादा का मतलब -1 और उसके बाद फिर पॉजिटिव इन्फिनिट। ठीक है बेटा, तो ये इंटरवल हमारा बन गया -1 से इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट से -1 से माइनस इन्फिनिट। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और क्योंकि जो छोटा नंबर होता है वो पहले आता है और जो बड़ा नंबर होता है वो बाद में, तो माइनस इन्फिनिट -1 से छोटा है, माइनस इन्फिनिट से -1 फिर -1 से प्लस इन्फिनिट। ओके, दूसरी बात, एक दो चीजें और आप समझ लीजिए इनइक्वालिटी में। जैसे मान लो आपको दो फंक्शन दिए जाए, सपोज आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो और आपको ऐसा कर लिया x-2 और x+3 ओके इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आपको मिल रही है। तो इस कंडीशन को करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को अलग अलग 0 करो। तो x-2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, और x+3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले छोटी वैल्यू -3 फिर 2 ऐसा लिखेंगे। ठीक, ये मैं कब बता रहा हूँ, जब दो एक्सप्रेशन होंगे। अगर दो एक्सप्रेशन है तो भी यही काम करेंगे, चार एक्सप्रेशन है तो भी यही काम करेंगे, 6 एक्सप्रेशन है तो भी यही काम करेंगे। यानी कि जब नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इवन नंबर्स में दिए हो, मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर लिखे हुए हैं तो यही प्रोसेस, यहाँ पे x के 4 फैक्टर लिखे होंगे तो भी यही प्रोसेस, ऐसे 6 फैक्टर होंगे तो भी यही प्रोसेस। ठीक है, तो 2 के लिए क्या प्रोसेस है बेटा, अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन बनती है, और ध्यान देंगे कि x हमेशा पॉजिटिव रखना है। ओके, x को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x हमारा यहाँ पर नेगेटिव था, मत चेंज ऑफ x इन पॉजिटिव, तो हमें x को पॉजिटिव में चेंज करना था। अब x ये बन गया, लगाना है फिर माइनस लगाना और फिर प्लस लगाना। ओके, तो देखो जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तो जितने ये प्लस वाले हैं ये सारे प्लस वाले देंगे इंक्रीजिंग का फंक्शन, और जितने माइनस वाले हैं वो देंगे डिक्रीजिंग का फंक्शन। ठीक, तो जब कहा जाए, अब यहीं से हम निकाल लेंगे, इसी से दोनों निकल आएंगे, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों निकल आएंगे। देखो कैसे, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिट से -3, सॉरी माइनस इन्फिनिट से -3 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिट, ये बन गया हमारा इंक्रीजिंग के लिए। और इसी में अगर डिक्रीजिंग निकालना हो तो फॉर डिक्रीजिंग में क्या होगा, देखो डिक्रीजिंग के लिए क्या बनेगा, -3 से 2 तक, तो बस यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 से -2, ये बन गया डिक्रीजिंग के लिए। तो अगर आपको 4 फैक्टर दिए जाए तो भी हम यही काम करेंगे, अगर आपको 6 फैक्टर दिए जाएंगे तो भी हम यही काम करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग डिस्कशन कल करेंगे, क्योंकि टाइम भी लगभग हो गया है, 11 बजने को है, 10 बजने को है सॉरी। तो इसमें से किसी को कुछ पूछ सकते हो, लास्ट 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 वाला बता दीजिए, अभी जो आप लिख रहे थे। इंक्रीजिंग में देखो, अगर 2 फैक्टर है तो पहले दोनों से x की वैल्यू निकालो, 2 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, 6 फैक्टर हो। जब इवन नंबर्स में फैक्टर होंगे हमारे तो हम वैल्यू निकालेंगे x की, और छोटे से बड़े पे लगाते चलेंगे, मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस लगाते चलेंगे। फिर इंक्रीजिंग के लिए जितने प्लस वाले सिंबल्स है वो सब यूनियन में चलेंगे, मतलब जैसे माइनस इन्फिनिट से -3 यूनियन 2 से इन्फिनिट, अगर इसके आगे एक और बनता तो यूनियन लगा के वो और आगे चलता चलता। ये इंक्रीजिंग वाले होते हैं, माइनस वाले मतलब डिक्रीजिंग वाले। तो अगर डिक्रीजिंग का इससे आगे और एक फंक्शन होता तो वो भी इसी के आगे यूनियन लगा के लिखते चलते। ये प्रोसीजर होता है। ओके, ठीक है बेटा, क्वेश्चंस हम लोग इस पे कल करेंगे, डोंट वरी, कल क्वेश्चंस करेंगे आपको, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और आप इससे पहले इनइक्वालिटीज के थोड़े से रूल पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं कल जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो आपको पहले इनइक्वालिटी के थोड़े से रूल बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, ये वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा 12 बजे तक, फिर आप वहां से देख सकते हैं, और यहाँ से तो हमेशा 24 घंटे में देख सकते हैं। ओके, चलिए मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास।